देखिए सर, सेबी ने कुछ दिन पहले अपना एक डेटा रिलीज़ किया था, जिस डेटा के अंदर ये कहा गया था कि ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादातर ट्रेडर्स ऐसे हैं जो अपने लॉस करवा रहे हैं। सेबी के डेटा के अनुसार अगर मैं बात करूं तो उनके कहने का मतलब यही था कि 100 में से सिर्फ 3-4 ही % ऐसे लोग हैं जो अपने प्रॉफिट कर रहे हैं या कुछ हद तक के प्रॉफिट में है, नहीं तो 97%, 96% ट्रेडर्स ऐसे हैं जो अपने लॉस करवा रहे हैं। तो ये किसके बारे में कहा गया था? ये ट्रेडिंग के बारे में कहा गया था। लेकिन कभी आपने सोचा है कि मार्केट के अंदर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आते हैं, ऐसे निवेशक, ऐसे इन्वेस्टर्स में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर अपने पैसे नहीं बना पाते हैं। इसके पीछे के क्या रीज़न हो सकते हैं? देखिए, मेजर कुछ गलतियां होती हैं और कुछ चीज़ें जो हमारी जानकारी से अलग होती है, वो चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं और उन चीज़ों को हम महसूस नहीं कर पाते रहते टाइम, जिसकी वजह से हम इस तरह के नुकसान करवाते हैं। देखिए, बिल्कुल डेटा के साथ हम कुछ डेटा वगैरह के ऊपर भी बात करेंगे और कुछ गलतियों के ऊपर भी बात करेंगे, तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए दोनों हिसाब से नॉलेजेबल होने वाली है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सबसे पहले सर एक बात आप सोचें, देखिए ज़्यादातर लोगों से आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई वो मार्केट के अंदर क्यों आए और किस उम्मीद के साथ था है। तो ज़्यादातर लोग आपको बताएंगे कि भाई उन्हें पता कैसे चला। सबसे पहली बात तो ये आती है कि पता कैसे चला, तो कोई रिलेटिव या फिर कोई रिलेशन या कोई दोस्त यार या फिर यूट्यूब वगैरह से वीडियो वगैरह देखा, जिसकी वजह से उन्हें पता चला कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे बनते हैं और जिसकी वजह से वो म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करें। अब वो निवेश करें तो सिर्फ इस उम्मीद के साथ है, क्योंकि उन्हें जानकारी अभी है नहीं, बहुत कुछ नॉलेज तो है नहीं, तो सिर्फ वो एक ही चीज़ उन्होंने देखा कि भाई पैसे बनते और वो आ गए। अब देखिए, यहाँ पर जो आदमी आता है तो एक आस, एक उम्मीद, एक होप लेकर आता है कि जाकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाना है, लेकिन वो दो चीज़ नहीं लेकर आते हैं। क्या दो चीज़ वो नहीं लेकर आते हैं जिसकी वजह से उनके पैसे नहीं बन पाते हैं? वो दो चीज़ें क्या है? सबसे पहली चीज़ है सर बिलीव, यकीन। यकीन का होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, आपको भरोसा होना चाहिए कि भाई हमारी इकोनॉमी किस तरह से वर्क कर रही है, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ किस हिसाब से, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी फ्यूचर में या नहीं करेगी। अगर करेगी तो उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, और नहीं करेगी तो उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि हम गिरावट वगैरह को लेकर भी बात करेंगे। देखिए, अभी हाल फिलहाल में देखिए जिन इन्वेस्टर्स को यकीन था वो मार्केट में अभी भी टिके हुए हैं और आगे भी टिके रहेंगे और वो पैसे बनाएंगे। लेकिन जिनको यकीन नहीं था, जिनको जानकारी नहीं थी, जिनको भरोसा नहीं था, वो मार्केट से बहुत दिन पहले निकल गए या फिर इधर उधर करके कुछ ना कुछ दाएं बाएं वो कर लिए और अपने पैसे को रिटर्न्स बनाने का जो एक मौका था उसको वो गंवा दिए, क्योंकि भारी गिरावट अभी हुई थी मार्केट के अंदर। और सोच कर देखे, लगभग 1,08,000 तो कई दिन पहले था, मतलब 26-27 अक्टूबर को ही इतना डेटा था कि 1,08,000 करोड़ की सेलिंग कर दी। किन लोगों ने सेलिंग कर दी? FIIs ने सेलिंग करी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप डेटा एनालाइज करते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि भाई 1,06,000 या 3,000 करोड़ के आसपास जो DIIs है उन्होंने ख़रीदारी करी। और ये DIIs की बात हो रही है। देखिए, DIIs में कौन आते हैं? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पर जो हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी कंपनी जो है, जो मार्केट के अंदर निवेश कर रही है, उसके बाद जो संस्थाएं जो निवेश कर रही है वो आती है DIIs में। रिटेल इन्वेस्टर्स DIIs से मतलब आप कह सकते हो, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स एक अलग ही चीज़ है, समझ रहे हैं ना? रिटेल इन्वेस्टर्स एक अलग ही चीज़ है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जिनको भरोसा था कि भाई हमारी मार्केट के अंदर पैसे बनेंगे, तो इतनी भारी बिकवाली होने के बावजूद भी जब जब गिरावट हुई तब तब उन्होंने निवेश किया था, पैसे को निकाला नहीं था। लेकिन जिनको भरोसा नहीं था वो अपने पैसे को निकाले, किसी ने एवरेज करे। जहाँ तक एवरेज करने की बात है तो मैं इसको कुछ हद तक के सही मान सकता हूँ, क्योंकि ठीक है, अगर आपसे गलती से हो गया कि भाई आपने अपने रिस्क एपिटाइट से उठकर ज़्यादा रिस्क ले लिया हुआ था और रिटर्न्स जब बनते हैं मार्केट के अंदर, जब रैली रहती है, जब मार्केट बुलिश होती है, तो उस टाइम पे सिर्फ रिटर्न्स बनते हैं और लोगों को समझ में आता है कि भाई ऐसे ही वर्क करता है स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी मार्केट, कुछ भी आप कह लीजिए। तो वहाँ पर यही चीज़ लोगों को समझ में आता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि गिरावट के टाइम पे मुझे जितने अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं रिस्की कैटेगरी के फंड्स में, उतने ज़्यादा मुझे रिस्क भी लेने पड़ेंगे, उतनी ज़्यादा गिरावट भी होगी। तो ठीक है, अगर ऐसे कंडीशन में अगर आपने क्या कहते हैं उसको एवरेज कर लिया है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने एवरेज नहीं किया, डायरेक्टली निकाल लिया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गलती हुई है। तो ज़्यादातर लोगों के कहने का मतलब यही है कि लोगों के पास बिलीव ही नहीं होते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिलीव तो होते हैं लेकिन
लेकिन उन्हें पेशेंस नहीं होता है। उनको लगता है हम जल्दी पैसा बनाएं, और ये जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में कौन कौन सी गलती होती है मैं आपको बताऊं। देखिए बहुत सारी गलती है, लेकिन ये 4 पॉइंट आप याद रखिए। कितने पॉइंट? ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि नए नए एनएफओ में निवेश करना। उनको लगता है कि भाई 10 रुपये के प्राइस पर एनएवी मिल रही है और यहाँ पर पैसे भर भर कर मिलेंगे, लेकिन जबकि एक बात, सिंपल सी बात है, आप समझने की कोशिश करिए भाई। सेम कैटेगरी में जो दूसरे फंड्स हैं वहाँ पर आप निवेश करिए ना, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड भी है, जिनके फंड मैनेजर के बारे में भी आप जान सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। देखिए नए भी फंड के फंड मैनेजर के बारे में आप समझ सकते हैं, अलग बात है, वहाँ पर बहुत सारा डिटेल्स आप इंटरनेट के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं तो पता चल ही जाता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि फ़ंड का ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है ना, लेकिन ऑलरेडी उस कैटेगरी में दूसरे फंड्स हैं जिनके ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको आप देख सकते हैं। मैं मानता हूँ पास्ट के जो रिकॉर्ड होते हैं वो फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है, लेकिन वहाँ से बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है। दूसरी बार जो गलती होती है, और दूसरी वाली जो गलती होती है वो ये होती है कि बार बार फंड को चेंज करना है। कभी हमने इंडेक्स फंड में निवेश कर दिया, फिर लगा नहीं यार मल्टी कैप में निवेश कर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, फिर वहाँ से लगा नहीं स्मॉल कैप में तो ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये सारी बातें होती रहती। तीसरे नंबर की जो गलती होती है, ज़्यादातर थेमेटिक एंड सेक्टरल टाइप के जो फंड होते हैं, इस कैटेगरी के फंड ज़्यादातर अपनी पोर्टफोलियो में रखना। एक बात आप मुझे बताइए, देखिए आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए निवेश कर रहे हैं तो शायद अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए भाई पैसे जो बनते हैं ना वो स्मॉल कैप, मिड कैप, उसके बाद माइक्रो कैप, 8 साल 10 साल के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं, 10 साल के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या ज़रूरत है जाने की ऐसे फंड में जो सेक्टरल एंड थेमेटिक फंड है। ठीक है, अगर किसी सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको भरोसा है तो एक फ़ंड रखिए ना सेक्टरल, अपनी पोर्टफोलियो का 10 से 15% ही निवेश करना चाहिए ना। अपनी कैपिटल का कितना पैसा लगाना चाहिए? सिर्फ 10 से 15% लगाना चाहिए। अब अगर आप 4-5 सेक्टर फंड ही ले लेते हैं, 2-3 सेक्टर फंड ले लेते हैं, तो सेक्टरल एंड थेमेटिक फंड में आप तो वहाँ पर पैसे ज़्यादा लगाएंगे ना। 4-5 अगर आप लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा पैसे आपके लगेंगे। ठीक है, आप कहेंगे भाई कि नहीं 10 से 15% मैं लगाऊंगा, तो भी सही नहीं है। 3-4 लेने की ज़रूरत ही नहीं है सेक्टर फंड। तो ये बात याद रखने की ज़रूरत है। बाद में एक चीज़ और भी होती है कि देखिए अगर आप 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो फिर सेक्टर फंड लेने की क्या ज़रूरत है? मैं तो इसको भी सही नहीं समझता हूँ, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद एक गलती जो बराबर करते हैं लोग, और ज़्यादातर लोग करते हैं, और ये पॉइंट बहुत ही मेन है, चौथा जो पॉइंट है वो बहुत ही मेन पॉइंट है, वो ये है कि हमेशा बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के चक्कर में पड़े रहना। हमेशा बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के चक्कर में पड़े रहना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। देखिए एक फ़ंड चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, हमेशा एक तरह से वो परफॉर्म करता रहे, ऐसा नहीं होता है और ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं ना? आपको बने रहना चाहिए अपने फ़ंड के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक बने रहना चाहिए। कब तक बने रहना चाहिए? तब जब उस टाइम तक आपको बने रहना चाहिए जब तक वो फंड अपने बेंचमार्क और अपने पेयर्स, यानी कैटेगरी के जो सेम फंड्स हैं, दूसरे जो उसी कैटेगरी में जो सेम दूसरे फंड्स हैं उस कैटेगरी के, उसके इतना रिटर्न्स अगर आपके फंड दे रहा है, और दूसरी बात आपका फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, तो आप बने रहिए। अब कभी कभी ऐसा भी होता है केस में कि मानकर चलिए 3-4 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है, लेकिन हमने जिस स्मॉल कैप को लिया है वो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट तो कर रहा है। मतलब बेंचमार्क ने 10% का रिटर्न्स दिया, हमारा फंड 11% का रिटर्न्स दिया, तो बेंचमार्क को तो बीट कर दिया। लेकिन कोई और फंड है, 3-4 फंड ऐसे हैं या कैटेगरी के और दूसरे फंड्स हैं जो अच्छे लेवल से बीट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको बहुत जल्दी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपका फ़ंड अच्छा कर रहा था, अगर पिछले कुछ दिनों से अगर बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है लेकिन अच्छे परसेंटेज से बीट नहीं कर रहा है, तो आप वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं अगर लगातार अगर कंसिस्टेंटली दूसरे फंड्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट के अंदर कुछ ऐसा रीज़न भी नहीं है, और उसके बावजूद भी आपका फ़ंड कंसिस्टेंटली ख़राब परफॉर्म कर रहा है, अगरचे वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है और कैटेगरी एवरेज के दूसरे जो फंड्स हैं उससे कम रिटर्न्स दे रहा है, तो फिर आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप डायरेक्टली कीजिए। 2-3 क्वार्टर आपको देखना चाहिए। 2-3 क्वार्टर का मतलब हो गया 6-9 महीने, समझ रहे हैं? आपको देखना चाहिए, साल भर आपको देखना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसे नहीं बना पाते हैं। और ये ही 3-4 मेन रीज़न है। देखिए बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे रीज़न हैं जिसको लोग बहुत ही हल्के में लेकर बहुत ही ईजिली, और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इस गलती को करते हैं। तो फाइनली यहाँ तक वीडियो में अगर आप पहुँच चुके हैं
हैं। तो इन तमाम तर मुद्दों पर आपका क्या ओपिनियन है, आप कैसे सोचते हैं, आपके थॉट्स क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। एक और भी बात मैं कहना चाहूँगा सर, Q&A वीडियो कल शाम को आएगी, ठीक है ना। Q&A वीडियो कल शाम को आने वाली है। पिछली बार भी मैं देखिए भूल नहीं गया था, टाइम नहीं मिला जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाया था, और बाद में रमज़ान भाई का मैसेज भी आया था। तो बहुत बहुत थैंक्स रमज़ान भाई कि आप इस तरह मतलब वेट करते हैं और आपको याद रहता है कि भाई बी फिनेंसर पे कब क्या आना है। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से, दिल की गहराइयों से तमाम व्यूवर्स का, तमाम सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।